नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह मौजूद, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल भी बैठक में है मौजूद। बैठक में सांसदों को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है और उसके बाद आज संसदीय दल की बैठक दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। संसदीय दल की ये बैठक दिल्ली में जारी है। सांसदों को पीएम मोदी यहां पर संबोधित भी करेंगे। उसके पहले यहां पर हार पहनाकर स्वागत भी किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीरें हैं, दिल्ली में संसदीय दल की बैठक जारी है और बैठक में सांसदों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं और इन सभी सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 4 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद समीक्षा भी की जाएगी। जेपी नड्डा, पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं और दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों को यहां संबोधित भी करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, संसदीय दल की बैठक हो रही है दिल्ली में, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद अब चूंकि सत्र भी शुरू हो चुका है, इसको लेकर के आज बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है वो आहूत की जा रही है। उस बैठक में जो है, जो न सिर्फ जो है संसदीय बोर्ड की जो बैठक है, इस बैठक में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सभी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसके लिए पहले बधाई तो दी ही गई है, उसके लिए बाकायदा स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री का, जो है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही 4 राज्यों में बीजेपी ने जो है बहुमत हासिल किया है और सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में अब इस संसदीय बोर्ड की जो बैठक है, इसमें पर्यवेक्षकों के नाम तो चूंकि पहले तय कर दिए गए हैं, अब किस तरीके से वहां सरकार गठन होगा इसको लेकर के बातचीत होगी। और बातचीत इसके साथ ही प्रधानमंत्री सभी सांसदों को भी संबोधित करेंगे। सांसदों को बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने अभी जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उसको कैसे अचीव किया है और आगे किस लक्ष्य के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो इन चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री सांसदों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जो संसद की जो है जो प्रक्रिया चल रही है, संसद का जो सत्र चल रहा है, इसको लेकर के भी जो है सांसदों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो बेहद ही अहम है ये संसदीय बोर्ड की बैठक। और इस संसदीय बोर्ड की बैठक में इस बात को लेकर के भी चर्चा होगी कि किस तरीके से 2024 के लिए अभी से जो तैयारी करनी है, किस तरह से सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ तैयारी करनी है और किस तरीके से जो है पार्टी को जमीनी तौर पर मजबूत बनाना है। तो वो संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री तो एक तरह से जो जरूरी टिप्स है वो सांसदों को देंगे। बिल्कुल, 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर पूरी नजर है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ब्रजेश, उसके पहले जब 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है और अब कुछ और राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर होगी। जाहिर सी बात है, देखिए बीजेपी एक चुनाव खत्म करती है और दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जैसे ही 10 तारीख को नतीजे आए, उसके बाद 11 तारीख को वो जो है गुजरात में जो है रोड शो कर रहे थे। ये दरअसल बीजेपी की अपनी एक स्ट्रेटजी इसी तरीके से चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए जानी जाती है, तो वो इस संसदीय बोर्ड की जो बैठक है, इस बैठक में भी जो है कुछ ऐसी मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। कैसे हमें फॉरवर्ड प्लानिंग करनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है और किस तरीके से किस स्ट्रेटजी के साथ हमें आगे आने वाले जो राज्यों के चुनाव है वहां पर उन राज्यों के चुनाव में जो है हमें भागीदारी करनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री जो है, क्योंकि समय समय पर वैसे भी सांसदों को अलग अलग तरीके से मिलते रहते हैं, कभी चाय पर बुलाते हैं तो कभी व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं, लेकिन संसदीय बोर्ड की बैठक के जरिए जो है वो न सिर्फ जो है
सांसदों को संबोधित करेंगे, बल्कि इसके साथ ही जो अग्रिम स्ट्रेटजी है यानी फॉरवर्ड प्लानिंग है उसको भी जो है साझा करेंगे। ब्रिजेश, इस बैठक में यूक्रेन के हालात पर, यूक्रेन के मुद्दे पर भी प्रेजेंटेशन दी जानी है, तो ऐसे में क्या ऑपरेशन गंगा को लेकर की भी यहाँ पर चर्चा होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से बौखलाया हुआ है, अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को लेकर धमकी भी दी थी जो है, तो वो भी मुद्दा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसका भी अपना इशू है। अभी भी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में जो है कुछ हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, वो भी एक मसला है। इस तरह के वो तमाम मसले हैं जिसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री आगे की रणनीति पर जो है चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि सीनियर लीडर्स हैं वो भी चर्चा करेंगे, और ये संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद राजनाथ सिंह भी जो है संसद में अपना बयान देंगे जो है, तो वो इस तरह के कई अभी स्थितियां हैं जिसको लेकर के संसदीय बोर्ड में चर्चा हो सकती है, और उस पर जो है आगे की रणनीति पर भी जो है विचार किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, आपका तमाम जानकारी के लिए। और अमित शाह का लखनऊ दौरा आज, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास भी रहेंगे मौजूद। दोपहर बाद बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। संगठन महामंत्री सुनील बंसल और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ अमित शाह की बैठक होगी। तो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में राधा मोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ही आज लखनऊ पहुंचेंगे। बैठक होगी और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी इसमें शामिल होंगे। और एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाए हैं केंद्रीय गृह मंत्री और रघुवर दास को, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं। बैठक होगी, बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और किन किन मुद्दों पर यहां बातचीत होगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो नई सरकार के गठन को लेकर है, प्रक्रिया तेज चल रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, साथ ही साथ रघुवर दास को यूपी में पर्यवेक्षक बनाया गया है। और जितने भी 4 प्रदेश हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी कर रही है, वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो अगला चरण होगा उसमें जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो सरकार में कैबिनेट का हिस्सा थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम हो, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन महामंत्री सुनील बंसल हो, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह हो, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं अब मंथन का दौर चलेगा। और मंथन भी इसलिए होगा क्योंकि अब विधानमंडल दल की बैठक होनी है। जो विधायक नव निर्वाचित होकर आए हैं उनमें विधानमंडल दल का नेता चुना जाना है। हालांकि ये सारी चीजें तय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे क्योंकि एक औपचारिकता होती है जिसमें विधानमंडल दल का नेता चुनना होता है। जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर जो एक प्रक्रिया है वो पूरी अपनाई जानी है। गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास दोनों लोग लखनऊ आ सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर उनके कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि अब उनको लखनऊ आना है क्योंकि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं जो ये पूरी प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाना है। विधायक दल के साथ बैठक होगी, साथ ही साथ जो वरिष्ठ जन हैं, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, साथ ही साथ संगठन महामंत्री हो, उनके साथ चर्चाओं का दौर चलेगा कि आखिर किसको क्या दिया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के 11 मंत्री ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सीट नहीं बचा सके हैं, उनके विभाग खाली हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम दोनों डिप्टी सीएम की बात करें तो दिनेश शर्मा चुनाव नहीं लड़े हैं, उसके अलावा केशव मौर्य अपनी सीट हार चुके हैं। तो उनको अब कहां एडजस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से उनको संगठन या पार्टी या सरकार के साथ जोड़े रखा जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा होगी। और खास तौर पर जो नए चेहरे हैं, चाहे वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण हो या फिर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह हो या फिर पूर्व राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य हो, मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव हो, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं कि इनका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाए। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे उस दिन कौन कौन शपथ लेगा, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं न
न कहीं चर्चा होनी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे, 2 दिनों तक मंथन चला था और बहुत सारे दिशा निर्देश दिल्ली से दिए गए हैं और कोशिश ये होगी कि उनका इंप्लीमेंटेशन कराया जाए और लगातार उसको लेकर चीजें चल रही हैं। तो निश्चित है कि अब चूंकि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो बीजेपी की अपनी एक संवैधानिक एसके भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल बाद उसी इतिहास को दोहराया है कि सत्ता में रहते हुए फिर से वापसी कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, मीटिंग का दौर जारी है। ऐसे में तय तो यही किया जा रहा है क्योंकि सरदार तो तय है, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उसके बाद मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, सहयोगी दलों से किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, इन सभी तमाम मुद्दों पर ये बैठकें चल रही हैं। और आज लखनऊ जब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे तो इन मुद्दों पर फिर से बातचीत होने की संभावना है। बिल्कुल निश्चित है क्योंकि हर एक कदम बीजेपी फूक फूक कर रख रही है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 326 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास 2017 में अपने सहयोगी दलों के पास थी। हालांकि अगर हम इस बार की बात करेंगे तो वो सीटें घटी हैं, करीब करीब अगर हम देखें तो 90 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई हैं। तो ये सारी चीजें हैं बीजेपी की। अब जो अगला टारगेट है वो 2024 का चुनाव है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अब अगला चुनाव होगा। तो निश्चित है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि जातीय क्षेत्रीय समीकरण बैठाया, ऐसे लोगों को ऐसी जगह पे बैठाया जाए जो कहीं न कहीं बेहतर रिजल्ट दे सकते हो 2024 के लिए, जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म कर सकते हो। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की थी, तो ऐसी चुनौती अब 2024 में ना हो। इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। यही बड़ी वजह है कि इन इतने सारी बैठकों के बावजूद भी अभी तक कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं की गई है। हालांकि अंदर खाने चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। जिन 2-1 चीजों को लेकर पेच फंसा हुआ है उस पर जब पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही साथ रघुवर दास जब लखनऊ आएंगे और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तो इन सारे विषयों को लेकर भी कहीं न कहीं कोशिश होगी कि एक समन्वय बैठक। एसके आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दर्शकों को खबर बता देते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। तो यूपी में एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर बीजेपी में मंथन है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। राधा मोहन सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। अगले 24 घंटे में बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मोहर। आपको बता दें कि 2 चरणों में नामांकन होना है और पहले चरण का जो नामांकन है वो 15 मार्च से 19 मार्च यानी कि आज से ही शुरू होने वाला है। ऐसे में यूपी में एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर के बीजेपी में मंथन अभी चल रहा है और अगले 24 घंटे में बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 36 सीटों पर यह चुनाव होने हैं। 9 अप्रैल को चुनाव होगा, लेकिन जो नामांकन है वो 2 चरणों में होंगे और योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा भी हुई है। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए आज से होगा नामांकन। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए आज नामांकन होगा और 9 अप्रैल को होगा यूपी विधान परिषद के लिए चुनाव। 19 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है। 21-22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 मार्च को नामांकन वापस लेने की तारीख है। तो विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव 9 अप्रैल को। और एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके देखिए, अब नोटिफिकेशन भी आ गया है। आज से ही पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं एमएलसी के, उनके नामांकन भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई सूची जारी नहीं की गई है कि आखिरकार प्रत्याशी कौन होगा। बिल्कुल, इसकी एक बड़ी वजह है कि बीजेपी का बहुमत विधान परिषद में नहीं है, विधान परिषद पर समाजवादी पार्टी का बहुमत है। बीजेपी की कोशिश यही होगी कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी बहुमत हासिल किया जाए और साथ ही साथ वो चेहरे जो बीजेपी का लगातार हिस्सा रहे, बड़े पैमाने पर बीजेपी का अगर हम कहें तो बीजेपी को फायदा कराया और बीजेपी को बड़े पैमाने पर जीत में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा सके, उनको भी समायोजित किया जाए। जो दूसरी दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले शामिल हुए थे उनको भी कहीं न कहीं एडजस्टमेंट किया जाए। जो सहयोगी दल हैं उनको भी कहीं न कहीं एडजस्टमेंट इस जरिए से किया जाए। 8 एमएलसी ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे चुनाव से बिल्कुल पहले और 1 एमएलसी बसपा का है। तो अभी तक जो चीजें तय हैं उसमें ये सभी 9 नाम पूरी तरीके से कंफर्म हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से एमएलसी बनाने जा रही है। हालांकि बाकी सीटों को लेकर कल मंथन हुआ था, कोर कमेटी की बैठक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी
सीएम, उसके अलावा संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह सभी मौजूद थे। और करीब 2.5 घंटे के मंथन के बाद ये सूची का जो पैनल है वो तैयार हो गया है। जो 9 ये नाम है वो फाइनल हैं। उसके अलावा कई ऐसे नाम भी थे जिसमें एक सीट पर 2 या 3 लोगों के नाम यहां कोर कमेटी की बैठक में तय हुए और उनको केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। अब चूंकि अंतिम मोहर केंद्रीय नेतृत्व से लगनी है तो अगले 24 घंटे में किसी भी समय वहां से जो पैनल लखनऊ से भेजा गया है उस पर मोहर लगेगी और मोहर लगने के बाद वो सूची आधिकारिक तौर पर जारी हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही होगी कि विधान परिषद में भी बहुमत हो, अमित शाह जब आज लखनऊ में मौजूद रहेंगे तो एमएलसी की जो लिस्ट है उनके सामने भी पेश की जाएगी और उन नामों पर यहां पर चर्चा होगी। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि बीजेपी ने वो सूची दिल्ली को भेज दी है जिसमें जेपी नड्डा है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, संगठन मंत्री बीएल संतोष है और जो यूपी के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनको उसकी प्रति भेज दी गई है। तो निश्चित है कि आप कहीं ना कहीं, चूंकि गृह मंत्री भी लखनऊ आ रहे हैं और जब लखनऊ आएंगे तो इन सारी चीजों को लेकर विचार होगा। चूंकि आज से नामांकन शुरू हो चुका है तो कोशिश यही होगी कि आज से कल तक इस सूची को जारी कर दिया जाए ताकि जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने के बाद अपना प्रचार शुरू करें। क्योंकि 19 तारीख लास्ट डेट है तो कोशिश यही होगी कि जो पहले चरण में 30 सीटों का नामांकन होना है और दूसरे चरण में 6 सीटों का नामांकन होना है। कुल 36 सीटें हैं। हालांकि इन सबका मतदान एक ही दिन होगा और परिणाम 12 तारीख को आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर लगातार मंथनों का दौर चल रहा था। अब चूंकि लगभग सब सारी चीजें फाइनल स्टेज पर हैं और आज से लेकर कल तक मतलब अगले 24 घंटे में सूची किसी भी वक्त जारी की जा सकती है ताकि आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों को बता दिया जाए कि वो अपने क्षेत्र में प्रचार करें और भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकें। जी एसके, योगी सरकार पार्ट 1 के जो मंत्री इस बार चुनाव हार गए विधानसभा का, क्या उन्हें एमएलसी का टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं फायदा कराया। चाहे वो गन्ना मंत्री सुरेश राणा हो जिन्होंने 1,53,000 करोड़ रुपए के भुगतान में अहम भूमिका निभाई और लगातार चुनावी मुद्दा भी ये बना था किसानों के भुगतान को लेकर। तो उनका नाम भी माना जा रहा है कि इस सूची में हो सकता है क्योंकि वो विधानसभा की अपनी सीट हार चुके हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री लगातार, चाहे लखनऊ का इकाना स्टेडियम रहा हो या बाकी प्रदेश के, चाहे वो कानपुर का स्टेडियम हो या बाकी जगहों पर बड़े पैमाने पर उपेंद्र तिवारी ने काम किया था। हालांकि वो अपनी सीट हार चुके हैं तो उनका नाम भी इसमें हो सकता है। ऐसे कई नाम हैं जो अपनी सीट नहीं बचा सकते। रणवेंद्र सिंह धुन्नी हैं जो कि कृषि राज्य मंत्री थे, अपनी सीट हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, इनको संगठन में भेजा जाए या फिर इनको एमएलसी के जरिए सदन पहुंचाया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कल मंथन हुआ था और जो पैनल तैयार हुआ है उसमें इन नामों पर भी विचार हुआ है और पैनल में ये नाम भेजे गए हैं। अब देखना यह है कि केंद्रीय नेतृत्व इनमें से किसके नाम पर अपनी सहमति जताता है और उसके बाद कौन आधिकारिक तौर पर सूची में अपनी जगह बना पाता है। बिल्कुल, कौन आधिकारिक तौर पर अपनी इस सूची में जगह बना पाता है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी जब ये लिस्ट सामने ले आएगी। इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद लखनऊ लौटे हैं सीएम योगी। सीएम योगी ने कोर ग्रुप के साथ अहम बैठक की। स्वतंत्र देव, राधा मोहन, केशव प्रसाद और सुनील बंसल इसमें मौजूद रहे। बैठक में एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि इस बैठक में एमएलसी के जो उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनके नाम भी चर्चा हुई है। तो सीएम योगी ने कोर ग्रुप के साथ अहम बैठक की है। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से वो वापस लौटे और कोर ग्रुप के साथ उन्होंने बैठक की। स्वतंत्र देव, राधा मोहन, केशव प्रसाद मौर्य इसमें बैठक में मौजूद रहे और बैठक में एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। 2 चरणों में नामांकन होगा। एक ही चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। 36 सीटों पर एमएलसी विधान परिषद के चुनाव होने हैं जिसको लेकर के नाम अभी तय किए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव से पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने मुलाकात की है। अजीज कुरैशी के भांजे सुफियान अली शमशी सपा में शामिल हुए हैं। तो अखिलेश यादव से पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने मुलाकात की है। अजीज कुरैशी के भांजे सुफियान अली शमशी सपा में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनावों के बाद अब नजर विधान परिषद के चुनावों पर होगी और अजीज कुरैशी के भांजे ने इसी बीच सुफियान अली शमशी सपा में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव से पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने मुलाकात की जिसके बाद उनके भांजे सुफियान अली शमशी सपा में शामिल हो गए।
विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के खाते में आया तो जरूर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी चुनाव नहीं जीत पाए। अब बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो उत्तराखंड में एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। इस रेस में कई चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्यादातर विधायक सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ दिख रहे हैं। सियासी हलकों में ये चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि बीजेपी आलाकमान पुष्कर सिंह धामी को फिर सत्ता की कमान सौंप सकता है। वहीं सीएम पद पर पुष्कर धामी के अतिरिक्त श्रीनगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक के नाम की भी चर्चा है। कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व गैर विधायकों में दाव लगाता है तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक में से किसी एक को मौका मिल सकता है। देवभूमि में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी का कोई नेता खुलकर तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अरमान तकरीबन हर नेता के जोर मार रहे हैं। वहीं एक संभावना इस बात की भी है कि मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी सीएम के चुनाव में किसी भी चेहरे पर दाव लगाकर फिर सबको चौंका सकती है। उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान को ही लेना है। इसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये दोनों विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी संभावना है कि साल के बाद किसी भी दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंच सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रखे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल अजय भट्ट ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कहा कि रेस में नाम लोग चलाते हैं, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाता हूं, लेकिन पार्टी में पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर नेता चुना जाएगा। मैंने कहा ना, नाम तो चलते रहते हैं, कोई चला देते हैं, कोई चल जाते हैं, कहीं प्रेस चला देती है, कहीं जनता की तरफ से आ जाते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, आते रहते हैं। लेकिन विधानमंडल दल में माननीय विधायकगण जिस नाम को चुनेंगे वही अधिकृत होंगे, वही नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा ऊपर और उसके बाद वो विधायकों के बीच में ही घोषित किया जाता है। संगठन महामंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई सर, क्या कुछ बात? शिष्टाचार में की है। इतना बड़ा इलेक्शन रहा है, 1.5-2 महीने से हम उत्तराखंड में रहे हैं। हमने पूछा कि जो भी हमारे वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, हम उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहते हैं उनका, कि इतना बड़ा अभियान वहाँ पर सफल रहा उनके नेतृत्व में। संगठन मंत्री तो संगठन की रीढ़ होते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैंने उनसे की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है, अन्य जो वरिष्ठतम हमारे केंद्रीय लीडर होंगे तो उनसे भी लेंगे। तो ये एक क्रम है, होता है हमारे वहाँ मिलने का। वहीं उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में फिलहाल होला अष्टक की बाधा भी दिखाई दे रही है। राज्य में प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी फिलहाल सरकार के गठन को टालने के मूड में है। खबर है कि होला अष्टक लगने के चलते बीजेपी होली के बाद ही सरकार के गठन पर विचार करेगी, यानी 18 मार्च होली के बाद ही नई सरकार का गठन होगा। इसके पीछे का बड़ा कारण ज्योतिष बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार होली के 8 दिन पहले से होला अष्टक लग जाता है, जिसमें हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है, कुछ चीजें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो होला अष्टक की बात चल रही है कि इस समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से ही किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जब वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय होगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी को अब अपने नए सरदार का इंतजार है। सूत्रों की माने तो चर्चाओं में मौजूदा मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि विधायकों में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल का नाम प्रमुखता से चर्चाओं में है। इसी प्रकार से सांसदों में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट का नाम भी सुर्खियों में है। बहरहाल अंतिम निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड व संसदीय दल की बैठक से होगा, लेकिन प्रचंड बहुमत से सत्ता में मिथक तोड़ते हुए वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक नया इतिहास जरूर रच दिया है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून।